मेरा नाम विशाल है। मैं जब यूके से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आया तो मुझे मेरी बहन की दोस्त पसंद आ गई थी। मैं बहुत खुले मिजाज वाला लड़का था। लड़कियों से दोस्ती करना मुझे बहुत पसंद था। मैंने यही सोचकर अपनी बहन की दोस्त कृति से दोस्ती कर ली। लेकिन वो मेरे साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली बिहेव नहीं करती थी। वो मुझसे दूर दूर रहती थी। मुझे उसकी इस हरकत से गुस्सा आने लगा। लेकिन फिर भी मैंने उसकी इस हरकत का बुरा नहीं मनाया था और मैं अपनी बहन की शादी में कृति के साथ घुल मिलकर हंसी मजाक करने लगा। और उसी हंसी मजाक में मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की। मेरे हिसाब से ये सब नॉर्मल था, क्योंकि बाहर देशों में लड़कियां गले लगने, टच करने और हाथ पकड़ने पर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती थी। लेकिन जब मैंने कृति के साथ ऐसा किया तो उसने भरी महफिल में मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मुझे कृति से ऐसी हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं तो उसे अपनी अच्छी दोस्त समझता था, मगर इस दोस्त ने मेरे साथ जो किया वो मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं कृति से बदला लेकर ही रहूंगा। इसीलिए मैंने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद कृति किसी को मुंह दिखाने लायक। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। मैं अपने माता पिता का एक ही बेटा था। मुझसे छोटी मेरी बहन थी। मेरे पिता हमारे गांव के सरपंच थे और सबसे इज्जतदार इंसान थे। हम लोग काफ़ी अमीर थे। गांव में हमारी काफ़ी ज़मीनें थी। कई सारी ज़मीनों पर हमारा अनाज उगता था और शहर सप्लाई होता था। गांव के भी कई गरीब लोग मेरे पिता की खेती से पल रहे थे। मेरे पिता का शहर आना जाना बहुत लगा रहता था। हमारा गांव बहुत मामूली सा गांव था, जहां शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। मेरे पिता को शिक्षा हासिल करने वाले बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन सिर्फ लड़के, लड़कियां नहीं। हमारे गांव का उसूल था कि लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसलिए मेरे पिताजी ने भी मेरे शहर में ही स्कूल में एडमिशन करवाया था और फिर बाद में मुझे यूके पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया था। बचपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे खुद से दूर कर दिया था। मेरी बहन को भी सिर्फ इंटर तक ही पढ़ाया गया था। मैंने अपना ज़्यादातर समय यूके में ही बिताया था, जहाँ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बहुत ही रंगीनियों में गुजरा। वहाँ का माहौल काफ़ी घुला ढला था। हर वीकेंड क्लब मस्ती करने में गुजर जाता था। मेरी वहाँ पर कई सारी गर्लफ्रेंड थी, जिनके साथ पीना पिलाना और मौज मस्ती चलती रहती थी। और मैं यहाँ किसी आज़ाद परिंदे की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा था। यहाँ पर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं बहुत खुश था। फैमिली से भी कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती थी। मैं बेफिक्र था। मुझे थोड़ी ना अपने घर जाकर अपने पिता का बिजनेस संभालना था। मेरे पिता के पास तो पहले से ही काफ़ी सारी ज़मीन जायदाद थी। इतना रुपया पैसा था कि मेरी कई पुश्तें बैठकर आराम से खा सकती थी। इसीलिए मेरा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं था। जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मैं वापस इंडिया चला आया था और अपने गांव पहुंच गया। गांव में कदम रखते ही मैं हैरान हो गया था, क्योंकि इतने सालों बाद भी हमारा गांव वैसा का वैसा ही था। पुराने तौर तरीके, पुराना लाइफ स्टाइल, सब कुछ बिल्कुल पुराने जैसा ही था। जमाना इतना आगे बढ़ जाने के बाद भी मेरे गांव के लोग पुराने जमाने में ही जी रहे थे। मेरे गांव की वो लड़कियां जो मेरे साथ बचपन में खेलती थी, अब वो जवान हो गई थी। लेकिन उनमें से कोई भी मुझसे बात नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे देखकर तो ऐसे दुपक रही थी कि जैसे मुझे जानती ही ना हो। मेरे आने की खुशी में गांव में जश्न मनाया जा रहा था। पिताजी ने पूरे गांव को सजवाया था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी की शादी हो रही हो। ये सब देखकर मुझे बहुत ही अजीब महसूस हुआ था। ये सब दिखावा करना, खुशी मनाना, ऐसी हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं अपने माता पिता की वजह से खामोश रहा था। मेरे वो बचपन के दोस्त जो गली मोहल्ले में मेरे साथ खेलते थे, आज वो काफ़ी बड़े हो गए थे और मेरे साथ चीप लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मैं उन लोगों के साथ बिल्कुल भी घुला मिला नहीं था, बल्कि इनको देखकर तो मुझे अपने यूके वाले दोस्त याद आ गए थे। हम दोस्त ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते थे। पार्टी करना, मौज मस्ती करना, डांस करना, ड्रिंक करना, ये सब हमारे शौक थे। और मेरे ये सारे शौक इस गांव में तो बिल्कुल भी पूरे नहीं होने वाले थे। ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि ये सब कुछ मेरे परिवार के ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के उसूलों के खिलाफ था। मैं ये सोचकर यहाँ आया था कि मेरे गांव की लड़कियां तो अब जवान होंगी और भी खूबसूरत दिखने लगी होंगी। बचपन में तो मैं और मेरी बहन गांव की गलियों में खेलते फिरते थे
और लगभग सभी लड़के और लड़कियों को जानते थे। इसलिए अब भी वो सारी लड़कियां मुझे जानेंगी, मुझसे दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ेंगी। मैं सबके साथ मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करूंगा। 2 दिन गुजर गए थे, मैंने अभी तक किसी लड़की को भी नहीं देखा था। सारी लड़कियां ज्यादातर अपने घरों में ही छुपी बैठी थी। अगर कोई लड़की सड़क पर चलते दिखाई भी दे जाती तो ऐसे नज़र झुकाकर चल रही थी जैसे मुझसे नज़र मिलाने पर मैं उसे खा जाऊंगा। मेरा यहाँ गांव में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। घर के अंदर भी शांति थी। माँ पिताजी से भी बातें कर कर मैं थक गया था। मेरी बहन भी गांव की लड़कियों जैसी ही शर्मीली थी और ज़्यादातर घर के कामकाज में ही लगी हुई थी। 12 पास होने के बावजूद भी उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अनएजुकेटेड लड़कियों के जैसा था। शायद गांव का लाइफ स्टाइल ऐसा ही होता है, या फिर मैं भूल गया था कि मेरे गांव के तौर तरीके क्या थे। यूके में तो हर रात को देर रात तक पार्टियां करते रहते थे और आधी रात को ड्राइव पर निकल जाते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। यहाँ तो 9 बजे तक ही सब लोग अपने अपने घरों में घुस गए थे और 9:30 तक पूरे गांव में ऐसा सन्नाटा फैल गया था जैसे इस गांव में कोई रहता ही नहीं है। यहाँ गांव में कोई भी लड़का किसी भी लड़की को नजर उठाकर तक नहीं देख सकता था और लड़कियों को तो बेवजह अपने घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हमारे गांव में हॉस्पिटल, स्कूल और दुकानें नहीं थी। हमारे गांव में सब कुछ था, लेकिन सब कुछ सिर्फ मर्दों के लिए। औरतें और लड़कियां अपने घरों में ही रहती थी और अपने घरदारी संभालती थी। गांव की छोटी बच्चियां भी स्कूल से आने के बाद सीधी अपने घर में घुस जाती थी। मैं सारा सारा दिन अपने घर में और गांव में बोर होता रहता था। कभी घर में घुटन होने लगती तो गांव की गलियों में टहलने के लिए निकल जाता था, मगर सिवाय बोरियत के मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। अभी मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था और ये 1 हफ्ता मेरे लिए 1 साल से कम नहीं था। मेरा दिल तो अपने दोस्तों के बिना लग ही नहीं रहा था। मैं उन लोगों से फ़ोन पर बात करता रहता था। मेरे लगभग सारे ही दोस्त अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते थे और अगर कोई इंडिया में रहता भी तो वो सब शहर के रहने वाले थे। एक मैं ही था जो गांव में रह रहा था और गांव के लाइफ स्टाइल में अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारने के लिए आ गया था। मेरे सभी दोस्त फ़ोन पर मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे थे कि अपनी फैमिली से मिलकर उन लोगों को अच्छा लगा है। वो लोग अपने रिश्तेदारों से भी मिलते हैं, अपने पुराने फ्रेंड से मिलते हैं, उनके साथ पार्टियां कर रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, मेरी फैमिली मेरे आने पर बहुत खुश थी। जिस दिन मैं इस गांव में आया था उस दिन पिताजी ने गांव के सारे लोगों को खाना खिलाया था और घर में माँ भी रोज़ मुझे तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाती रहती थी। उनके हाथ के खाने में बहुत टेस्ट था। खाना तो मुझे बहुत पसंद आता था, लेकिन सिर्फ पेट भरना ही काफ़ी नहीं था। जिंदगी बड़ी बोरियत में गुजर रही थी। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी से एंजॉयमेंट खत्म हो गई है। यहाँ मेरे मुकाबले का ना तो कोई लड़की थी और ना ही कोई लड़का। फिर मजबूरन मैंने अपने उन लड़कों से ही दोस्ती की जो बचपन में मेरे दोस्त हुआ करते थे। मैं उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने लगा था, लेकिन मुझे लड़कों से बात करने में वो मज़ा नहीं आ रहा था जो लड़कियों की दोस्ती में आता है। हमारे गांव की लड़कियां भी काफ़ी सुंदर थी, मगर कोई भी मेरे साथ दोस्ती करना तो दूर, बातचीत करने से भी परहेज कर रही थी। अभी तक मैंने अपने गांव की जितनी भी लड़कियों को देखा था सब एक से बढ़कर एक सुंदर थी। लेकिन ऐसी सुंदरता का क्या फ़ायदा जिसको सिर्फ 4 दीवारी में कैद कर रखा जाए। और जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही सारी लड़कियां आंटी टाइप सोच रखने वाली बन गई थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति थी। मेरा दिल चाहकर भी उनसे ज़्यादा अटैच नहीं हो पा रहा था। मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे। उनके पास गांव के बहुत सारे लोग अपने मामलात लेकर आते थे, अपनी परेशानियां लेकर आते थे ताकि मेरे पिताजी बेहतर फैसला कर सकें। मेरी माँ भी यही काम करती थी, वो भी गांव की सरपंची थी। बहुत सी औरतें और लड़कियां उनके पास अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलवाने के लिए आया करती थी। मैं भी माँ के साथ उनकी पंचायत में बैठ जाता था जहाँ पर औरतें और लड़कियां आती थी। वहाँ मैंने काफ़ी हसीन लड़कियों को देखा था और उनसे बात करने की भी कोशिश की थी, मगर किसी भी लड़की से बात करने पर माँ तो मुझे ऐसे घूर कर देखती थी जैसे एक्सरे मशीन हो, या फिर मैं किसी लड़की से बात करके कोई बड़ा पाप कर रहा हूँ। यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ की सुस्त ज़िंदगी देखकर बोर हो गया था। मैंने दिल में सोचा था कि अगर यही हालात रहें तो क्या होगा। मैं ज़्यादा दिन तक इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकूँगा। मैं अब सीरियस होकर दिल ही दिल में ये सोचने लगा था कि मुझे वापस चले जाना चाहिए।
क्योंकि यहाँ मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई चार्म नज़र नहीं आ रहा है। मैं अपने पेरेंट्स को अपने इस फैसले से आगाह करने वाला था कि अचानक एक दिन हमारी हवेली में मेरे पिताजी के पुराने मुंशी जी कृपा दास जी की बेटी कृति आ गई। तो उसे देखकर मैं बहुत हैरान हुआ था। वो गांव की सारी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। मुझे पता चला था कि वो शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाती है। गांव की बाकी लड़कियों की तरह घर की चार दीवारी में दुबक कर नहीं रहती, बल्कि उसकी सोच भी गांव की बाकी सारी लड़कियों से बहुत अलग थी। उसका पहनना ओढ़ना भी गांव की लड़कियों से बहुत अलग था। गांव की किसी भी लड़की के कांधे से अगर दुपट्टा उतर जाता तो लड़कियां डर जाती थी। कृति का दुपट्टा भी अगर सरक जाता तो उससे परवाह नहीं होती थी। वो कपड़े भी काफी मॉडर्न पहनती थी। उसे देखकर मुझे लगा जैसे गांव में एक ताज़ा हवा का झोंका आ गया हो। मेरा दिल उसे देखकर बड़ी जोर से धड़का था। वो स्कूटी चलाती थी और अभी भी स्कूटी ड्राइव करके वो अकेली ही हमारी हवेली तक आई थी। उसकी ये बात मुझे बेहद पसंद आई थी। गांव में तो ये हाल था कि लड़कियों को अगर किसी टेलर के पास भी जाना होता था तो घर के कोई ना कोई मर्द अपना सारा काम छोड़कर उनके साथ बोर होने के लिए बाजार चला जाता है। हालांकि हमारे गांव में बाजार करीब ही लगता था। इतना करीब जाने पर भी उन्हें किसी न किसी को अपने साथ ले जाने की ज़रूरत होती थी। उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वो खुद घर से बाहर निकल सके। पता नहीं किस बात की झिझक उनके अंदर थी। फिलहाल मैं गांव के ख्यालों से अपने दिमाग को निकाला था और ध्यान से मुंशी जी की बेटी कृति, जो कि मेरी बहन कोमल की भी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसे देखने लगा, जो कानों में एयरफोन लगाकर बड़े कॉन्फिडेंस भरे अंदाज में स्कूटी को हमारी हवेली के बाहर पार्क कर रही थी। मैं छत से खड़े होकर उसे देख रहा था। मेरा यहाँ खड़ा होना बेकार था। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाने लगा। मेरा दिल एक अजीब की ताल पर धड़क रहा था। मैं जैसे ही नीचे तक आया तो एक जोरदार खनकती हुई हंसी मेरे कानों से टकराई थी, जिसे सुनकर मैं ठिठक कर वहीं पर रुक गया था। मैंने सामने देखा तो वो ब्यूटीफुल सी लड़की हाथ में मोबाइल पकड़े किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। वो ज़रूर मेरी मौजूदगी से अनजान थी, इसलिए खुलकर बातचीत कर रही थी। मैं शौक भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। सफ़ेद और गुलाबी गालों पर हल्का सा डिम्पल, चंचल व्यवहार और लगातार मुस्कुराते हुए चेहरे वाली ये लड़की सीधे मेरे दिल में उतर गई थी। अचानक बात करते करते उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक हैरानी सी उतर आई थी और वो एकदम चौंक गई। मेरे लिए ये लम्हा गनीमत था। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा तो वो एकदम संभल कर खड़ी हो गई थी और फिर एकदम बोली, आप विशाल भैया है ना? भैया कहकर उसने मेरे अच्छे खासे मूड की वॉट लगा दी थी। मैंने उससे हाँ कहा, लेकिन मैं तुमसे इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि तुम मुझे भैया कहो। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, ओहो सॉरी। उसकी इस मासूम अदा पर मैं हंस पड़ा था और उसकी याददाश्त की दाद देते हुए उसकी तारीफ करने लगा तो वो मुस्कुरा दी थी और कहने लगी, आप कब आए? आपके आने का पता ही नहीं चला। मैंने कहा, तुम्हें कैसे मेरे आने का पता नहीं चला? मेरे आने का ढिंढोरा तो पूरे गांव में पिट गया था। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, शायद मैं तब गांव में नहीं होंगी, तभी तो मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं चला। इतना कहकर वो थोड़ी सी शर्मिंदा होने लगी थी। मैंने कहा, फिलहाल ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसने कहा, अच्छा आप तो यूके जाकर गांव वालों को भूल ही गए थे, न कभी कांटेक्ट किया न फ़ोन किया, तो हमने ये सोच लिया था कि आप तो वहीं के होकर रह गए हैं। सोचिए तो सही कितना समय गुजर गया है। इस बीच में आपने भी तो कभी अपने गांव के लोगों को याद नहीं किया। मैंने उसे बेहद शौक भरी नज़रों से देखकर कहा, अगर मुझे पता होता कि कोई मेरा यहाँ इंतज़ार कर रहा होगा तो मैं ज़रूर उसे फ़ोन करता। मेरी बात सुनकर उसके गाल एकदम से ब्लश करने लगे थे और मुझे लगा जैसे मेरी बातें उसके दिल तक अपना रास्ता बना चुकी हैं। हम दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करने लगे तो हमारे घर की नौकरानी वहाँ पर आ चुकी थी, जिसे देखकर कृति ने अपनी बात करने का अंदाज बदल लिया और कहने लगी, चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अब मैं ज़रा कोमल से मिल लूँ। वैसे भी उसके इस हवेली में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा और कहा, क्यों, ऐसा क्या हो गया है कोमल को? तो वो हैरानी से बोली, आपको नहीं पता? मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं पता। तो वो एकदम से हंस पड़ी और कहने लगी, कमाल है, आप इतने अनजान हो गए हैं कि आपको यही नहीं पता कि इस हवेली की सबसे लाडली और प्यारी सी लड़की विदा होकर अपने ससुराल जा रही है और उसका यहाँ पर सिर्फ एक ही हफ्ता रह गया है। मैं अपनी दोस्त मतलब कि आपकी बहन को अपने घर ले जाने के लिए यहाँ आई थी।
शादी के बाद पता नहीं वो मेरे घर आए या नहीं, इसीलिए मैं उसे अपने साथ घर ले जाने आई हूँ ताकि हम दोनों सहेलियाँ एक साथ बैठकर कुछ बातें कर सकें। ये मैंने कुछ ना जानते हुए शर्मिंदा होकर उससे कहा। दरअसल मैं ज़्यादातर हवेली से बाहर गुजारता हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में क्या हो रहा है। उसने कहा, तो पता रखा कीजिए ना, आप ही तो कोमल के बड़े भाई हैं, आपको ही तो शादी के सारे इंतजाम देखने होंगे। उसकी बात सुनकर मैं खुश होते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुमने मुझसे कहा है तो मैं ज़रूर ज़्यादातर समय अपने घर और फैमिली को दूंगा। तो वो मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगी तो मैं उसकी तरफ देखने लगा। जब तक वो मेरी नज़रों से गायब नहीं हो गई, मैं वहाँ खड़ा रहा। पहली बार हवेली में गुजारा हुआ समय मुझे अच्छा लगने लगा था। कृति से बात करके मैं जैसे एकदम से हल्का फुल्का सा हो गया था। मुझे वो गांव की बाकी सारी लड़कियों से बहुत अलग लगी थी। उससे बातचीत करके मेरे दिल को एक अनहोनी सी खुशी मिल गई थी। मैंने सोचा था शायद अब यहाँ कुछ अच्छा समय गुजरेगा, लेकिन अफसोस कि कोमल ज़्यादा देर तक घर पर नहीं रुक सकी थी और वापस चली गई थी। उसके जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मेरे घर में इतना बड़ा फंक्शन आ रहा था और मैं इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था। मुझे अपने आप पर तो ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ था जितना मुझे माँ और पिताजी पर गुस्सा आने लगा था। मैं फ़ौरन माँ के पास गया और उन पर बिगड़ने लगा कि इतनी बड़ी न्यूज़ आपने मुझसे क्यों छुपाई। मेरी बहन की शादी होने जा रही है और मुझे कुछ पता ही नहीं। मेरी बात सुनकर तो उल्टा माँ ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटा हम तुम्हें बताते भी तो क्या, तुम घर में टिकते ही कहाँ हो। अगर टिक भी जाओ तो तुम्हारा मूड इतना ऑफ होता है कि तुमसे बात करते हुए भी डर लगता है। मैंने कहा, ओहो माँ, जाहिर सी बात है यहाँ पर मुझे एडजस्ट होने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, लेकिन घर में होने वाला कोई भी मामला मुझसे छुपाया मत कीजिए। आप नहीं जानती मुझे कृति के सामने कितनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। माँ कहने लगी, कृति आई थी क्या? वो कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने कहा, भी थोड़ी देर पहले ही कोमल को अपने साथ लेकर गई है। माँ बोली, हाँ कृति और कोमल बहुत अच्छी सहेलियां हैं। कृति ने अपनी माँ के हाथ से कोमल के लिए उसकी पसंद का खाना बनवाया था तो इसलिए यहाँ आ गई होगी। फिलहाल अब तुम जरा घर के मामलात को भी देखा करो। वैसे तो ज्यादा उनमें घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा ही मौका है तो जरा तुम भी हाथ बटाया करो। मैंने माँ की बात पर सर हिला दिया था और फिर उठकर अपने कमरे में आ गया था। कोमल की शादी का फंक्शन आ गया था। हवेली में कई दिन पहले ही धूमधाम शुरू हो चुकी थी तो मैंने उसकी शादी की हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये हमारे घर की पहली लड़की की शादी थी। शादी के इस हंगामे में कृति रोज हमारे घर आ जाती थी और मैं भी उसका बेसब्री से इंतजार करते करते बाजार चला जाता था, क्योंकि पिताजी ने मेरे सर पर शादी के फंक्शन के जुड़ी कई जिम्मेदारियां डाल रखी थी। तो मैं जब वापस आता तो पता चला कि कृति आकर भी चली गई है। ऐसे में मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर एक तरह से मेरा दिल बेफिक्र हो जाता था, क्योंकि मैं जानता था कि जब शादी के फंक्शन शुरू होंगे तो वो रहने के लिए हमारी हवेली में ही आएगी। आखिरकार वो हमारे घर के मुंशी जी की बेटी होने के साथ साथ मेरी बहन की बहुत अच्छी दोस्त भी थी, तो फिर उससे खुलकर मिलने का मौका भी मुझे मिल जाएगा। शादी की तैयारियों में कृति का ख्याल मेरे लिए खुशी भर का एहसास था और फिर ये इंतज़ार भी ख़त्म हुआ और हल्दी की फंक्शन में वो अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ हमारी हवेली में आई तो उसे देखकर मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा। उसने ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था और वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। मैं बहाने बहाने से उसके आसपास ही मंडलाता रहा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसे मेरे अपने आसपास रहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने उसकी बात की इतनी परवाह नहीं की थी। कई बार आते जाते मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने बेहद हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर एकदम से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया था। तो मैं बेहद गहरी मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखने लगता तो वो फौरन ही वहां से खिसक जाती, लेकिन मैंने उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया था और फिर अकेली जगह का मौका ढूंढकर मैं भी उसके पास पहुंच गया। तो मुझे अपने करीब देखते ही उसके तेवर चढ़ गए थे, लेकिन जब मैंने उसके मूड को नज़रअंदाज करते हुए शिकायत की और कहा, क्या बात है, आज तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हो, तो वो उकताए हुए अंदाज में बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कहकर वो वहां से जाने लगी तो मैंने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। तो मेरी बात सुनकर उसने थैंक यू कहा। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि उसके चेहरे से मेरी नज़रें हट ही नहीं रही थी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारा फिगर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने ऐसा फिगर आज तक किसी लड़की का नहीं देखा।
मेरी बात सुनकर वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई, तो मैंने आंखें पढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तो वो एकदम से नर्वस हो गई, मगर उसने आराम से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और मेरे पास से जाने के लिए टलने लगी, जबकि मैं उसे वहां से जाने का मौका ही नहीं दे रहा था। कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछ लेता जिसका जवाब देने की खातिर वो जाते जाते रुक जाती। उसी दौरान मुझे जवाब देते देते जैसे ही पलटी, मैं अजीब गैर महसूस अंदाज में उसके पीछे लपका और फिर उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने करीब करने ही लगा था, तो वो मछली की तरह तड़प कर मुझसे अलग हुई और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि कुछ सेकंड तक तो मुझे भी समझ नहीं आई थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। ये सारा तमाशा हॉल में हुआ और हॉल मेहमानों से भरा हुआ था और अब उन सब की नजरें मेरी तरफ थी, जबकि मैं अपने गाल पर हाथ रखकर हक्का बक्का कृति की तरफ देखने लगा, जो बेहद गुस्से और नफरत से मेरी तरफ देख रही थी। फिर वो दहाड़कर बोली, आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी कांधे को छूते हैं। मिस्टर विशाल, ये कोई यूके नहीं है, इंडिया है। यहाँ की अपनी वैल्यूज हैं जिनका ख्याल आपको करना चाहिए। और फिर वो गुस्से से चलती हुई वहां से चली गई थी, जबकि मैं उसके जाने के बाद एकदम से अपने हवास में आ गया, तो देखा सभी लोग देख रहे हैं और उनकी आंखों में अपने लिए नेगेटिव से मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बेइज्जती का एहसास उस समय मुझे हो रहा था कि मेरा वहां खड़े होना भी दुश्वार हो गया था। गाल पर हाथ अभी भी मेरे रखा हुआ था और जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने अपना हाथ नीचे किया और दाएं बाएं लोगों की तरफ देखा। इतने में मेरे कजिन्स मेरी कंडीशन समझते हुए मेरे करीब आए और मेरे कंधे पर जैसे ही हाथ रखने वाले थे कि मैं वहां से भागता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया और अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे भरी महफिल में इस धान पान की लड़की ने मुझे दो टके का करके रख दिया था। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे पर दस्तक होने लगी। बाहर माँ खड़ी हुई थी और वो मुझे दरवाज़ा खोलने का कह रही थी, लेकिन मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका था कि दरवाज़ा खोलना तो बहुत दूर की बात, मैं उन्हें कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा था। दस्तक देते वो थक गई थी, तो वो खुद ही वहाँ से हट गई, लेकिन मुझे किसी पल करार नहीं था। टहलते टहलते मैं थक जाता तो सोफे पर बैठ जाता और फिर बेचैन होकर कुछ ही लम्हों में दोबारा टहलने लगता। मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कृति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने कौन सी उसकी इज्जत खराब कर दी थी जो उसने सबके सामने मुझे बेइज्जत करके रख दिया। मेरी आंखों के सामने बार बार उन लोगों के चेहरे घूमने लगे थे जो मुझे एक लड़की के हाथों थप्पड़ पड़ता देख चुके थे। उस लम्हे ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं सारी जिंदगी किसी के सामने अपनी आंखें उठा सकूंगा। मेरी आंखों के सामने बार बार वो लम्हा घूम रहा था जब कृति ने बैठे बिठाए मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया था। जब थोड़ा सा अफसोस कम हुआ तो मुझे गुस्सा आने लगा। आखिर वो खुद को समझती क्या है, बहुत ही पवित्र बनने की कोशिश करती है। उसे खुद पर बहुत घमंड है ना, लेकिन मैं उसका घमंड तोड़ कर रहूंगा। मेरी अकल ने काम करना शुरू कर दिया था और मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मैं हर हाल में कृति से इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। जैसे उसने मुझे भरी महफिल में बेइज्जत किया है, तो मैं भी उसे इसी तरह से बेइज्जत करके रहूंगा, जिससे वो भी सारी जिंदगी किसी के सामने आंख उठाने के काबिल नहीं रहेगी। और फिर इंडिया छोड़ने का फैसला भी मेरे प्लान का हिस्सा था। अगले दिन मुंशी जी और उनकी पत्नी हमारे घर आए, लेकिन मैंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। माँ और पिताजी दोनों मुझसे नाराज होने लगे थे कि कृति ने गलती की है, लेकिन इसमें तुम्हारी या उसके माता पिता का तो कोई कसूर नहीं है। वो तुमसे बड़े हैं, खुद चलकर आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मुंशी जी अपनी बेटी की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। मैंने गुस्से से माँ की तरफ देखते हुए कहा, जिस लड़की ने भरी महफिल में मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया, आप चाहती हैं कि मैं अब सब कुछ भूलकर उसे भी माफ़ कर दूं, तो ये नामुमकिन है। माँ मेरे पास आई और कहने लगी, माना कि कृति ने बहुत गलत हरकत की है, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, उससे इतनी छोटी हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती। तुम तो उसके साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे और पढ़े लिखे लड़के लड़कियां तो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनके बीच कुछ गलत चल रहा है। कम से कम एक पढ़ी लिखी लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी।
लेकिन फिलहाल इस गांव के लोगों का यही हाल है। जितना भी पढ़ लिख ले कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग गांव में रहते हुए गांव वालों जैसे ही हरकत करेंगे। माँ की बात सुनकर पिताजी ने उनके कड़े तेवरों के साथ देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं था। माँ की बातों ने मेरे जख्मों पर जैसे मरहम सा लगा दिया था। लेकिन माँ ने देखा कि लोहा गर्म है और मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ, तो वो फिर से मेरे करीब आई और कहने लगी, देखो बेटा, हमें रहना तो इसी गांव में है, हमारे दुख सुख साझे हैं, इसलिए अब तुम उनकी बात सुन लो और उनके सामने शर्त रखो कि कृति सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगे। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे और कृति पर प्रेशर डालकर उससे माफ़ी भी मंगवाएंगे। देखना तुम, वो लड़की किस तरह सीधे रास्ते पर आती है। माँ की बातें सुनकर तो मेरी आंखें चमकने लगी थी। मैं तो सच में उसको अपने पैरों में झुकाना चाहता था। अगर घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो फिर उंगली टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। कमरे से बाहर गया तो मुझे देखते ही मुंशी जी और उनकी पत्नी खड़े हो गए थे। वो मेरे करीब आए और मेरे गले लग गए, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और कहा, अंकल आप क्यों इतने परेशान हैं? मैं आपसे तो नाराज नहीं हूँ। तो वो एकदम से बोले, बेटा, जो कुछ हमारी बेटी ने किया है उसकी इस हरकत पर मैं और तुम्हारी आंटी दोनों ही उससे बहुत नाराज हैं। उसकी जगह मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब तुम इस बात को जल्दी से ख़त्म करो। माँ फौरन बोली, ये जल्दी से बात खत्म करना किसे कहते हैं? तुम्हारी बेटी ने पूरे गांव के सामने मेरे बेटे की इज्जत दो कौड़ी की कर दी और हम उसे बंद कमरे के अंदर बैठकर माफ़ कर दें? ऐसा थोड़ी होता है। जिन जिन लोगों के सामने तुम्हारी बेटी ने ये हरकत की है उन सबको इकट्ठा करो और फिर उनके बीच तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से माफ़ी मांगेगी तो हम तुम्हें माफ़ करेंगे। ये सुनकर तो मुंशी जी और उनकी पत्नी की नज़रें झुक गई थी, लेकिन मैंने मुंह दूसरी तरफ पलट लिया था। ये कैसी शर्त है मालकिन? मुंशी जी ने एकदम कड़वे शब्दों में माँ से कहा। तो माँ ने बेहद गुस्से में मुंशी जी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कोई भी अनोखी शर्त तुम्हारे सामने नहीं रखी है। जिस तरह से सबके सामने ये मामला हुआ है उसी तरह सबके सामने ही तुम्हारी बेटी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जब मेरे बेटे पर हाथ उठाते समय उसे शर्म नहीं आई तो फिर माफ़ी मांगते हुए कैसी शर्म? माँ की बात सुनकर मुंशी जी और उनकी पत्नी दोनों ही खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर मुंशी जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझसे कहा, विशाल बेटा, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? अगर तुम भी ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं कल ही गांव वालों को इकट्ठा कर लेता हूँ। वहाँ तुमसे सबके सामने कृति माफ़ी मांग लेगी। मैंने धीरे से कहा, मुंशी जी, मैं भी यही चाहता हूँ। तो वो गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। उन्होंने आंटी की तरफ इशारा किया और फिर वो हमारे घर से चले गए थे। माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। बेटी यूनिवर्सिटी क्या जाने लगी, इनकी तो अकड़ ही 7वें आसमान पर थी। चलो अच्छा है तुमने मेरी बात मान ली। अब देखना कृति कैसे भीगी बिल्ली बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होगी। वो लोग तो चले गए थे, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून सा उतर गया था। उस रात में सुकून की नींद सोया था। बार बार मेरी आंखों के सामने कृति का चेहरा आता, जो मेरे सामने शर्म से झुका हुआ था। मैं उस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब वो सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगेगी। लेकिन मेरी सारी की सारी गलतफहमी उस समय ख़त्म हो गई जब मुझे पता चला कि कृति ने मुझसे माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। मेरे ऊपर तो ये खबर किसी बिजली की तरह गिर पड़ी थी। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं किस बात की माफ़ी मांगूं। विशाल इसी थप्पड़ के लायक है। आपने उसकी छिचोरी हरकतें देखी नहीं हैं, मैंने बर्दाश्त की हैं। मैं तो उस घर में अपनी फ्रेंड की वजह से जाती थी, अब कभी नहीं जाऊंगी। आप इस गांव की किसी भी लड़की से पूछ लीजिए, सभी घटिया हरकतों की वजह से तंग हैं। ये सारी बातें जब मुझ तक पहुंची तो मैं बहुत बुरी तरह से सटपटा गया था कि मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया है। मैंने दोबारा से इस सारे मामले पर ठंडे दिमाग से गौर करना शुरू किया। हार तो मैं किसी भी हाल में नहीं मानूंगा, ये मैंने तय कर लिया था। फिर मैंने बहुत सोच समझकर एक प्लान तैयार किया, जिसकी हवा अभी मैंने किसी को लगने नहीं दी थी। कृति की साइड से माफ़ी ना मांगने की बात जब माँ और पिताजी तक पहुंची तो माँ ने पिताजी से साफ साफ कह दिया था कि अब मुंशी जी को आप नौकरी से निकाल दो। उनसे कह दो कि अब उनकी इस हवेली में कोई जगह नहीं है। आप शहर से किसी दूसरे मुंशी का बंदोबस्त करो। पिताजी ने फौरन ही मुंशी जी को फ़ोन कर दिया था। पिताजी की बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गए थे और फिर कहने लगे कि हम अभी आपके घर आ रहे हैं। मुंशी जी और उनकी पत्नी थोड़ी देर के बाद कृति को लेकर हमारे घर आ गए थे।
कृति के चेहरे को देखते ही मुझे अच्छे से एहसास हो गया था कि उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ लाने के लिए कितना प्रेशराइज किया होगा। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मुंशी जी एकदम से मेरी तरफ लपके और बोले, मैं कृति को यहाँ पर तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ कि तुमसे माफ़ी मांग लेगी। गांव वालों को भी हम 1-2 दिन में इकट्ठा करते हैं। ये तुमसे सबके सामने भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन बेटा, इतनी सी बात पर मेरी नौकरी तो मत खत्म करवाओ। उन्होंने कृति से कहा, चलो तुम जल्दी से माफ़ी मांगो ताकि ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाए। कृति के चेहरे पर बेहद शर्मिंदगी थी। वो बोलने ही वाली थी कि मैं एकदम से बोल पड़ा, कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की। दोस्तों में तो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। मैं अपना दिल साफ कर रहा हूँ, आप लोग भी रिलैक्स हो जाइए। मेरी बात सुनकर कृति के माता पिता और कृति हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे थे, जबकि माँ और पिताजी मेरे इस फैसले पर बेहद शौक दिखाई दे रहे थे। लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। परवाह तो इस बात की थी कि कृति की आंखों में मेरे लिए शुक्रगुजारी थी। और इतना कहकर मैं वहां रुका नहीं था, बल्कि फौरन ही कमरे से बाहर निकल आया तो एकदम से कृति मेरे पीछे लपकी। उसने मुझे आवाज़ दी तो मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो मेरे करीब आई और शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोली, मुझे पता नहीं था उस दिन क्या हो गया था कि मैंने बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर दिया। मैं उस दिन के लिए आपसे सॉरी करती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, बस जो हुआ सो हुआ, अब उसको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर मैं वहाँ से चल पड़ा तो एकदम मुझे कृति की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, मैंने आपको बहुत गलत समझा, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैंने पीछे पलटकर देखे बिना ही आगे बढ़ गया था, क्योंकि मैंने ये सुन रखा है कि जो पीछे पलटकर देखते हैं वो पत्थर के हो जाते हैं। और ये सोचते ही एक गहरी मुस्कुराहट मेरे होठों पर सज गई थी, क्योंकि मेरी प्लानिंग ने मुझे बहुत जल्द कामयाबी के रास्ते तक पहुंचा दिया था। अब बस मुझे उस स्पेशल समय का इंतज़ार था। हर गुजरता हुआ लम्हा मुझे कभी कभी हैरानी में डाल देता था, लेकिन जो प्लान मैंने अपने दिमाग में बनाया हुआ था उसमें कामयाबी के पूरे पूरे चांसेस थे, क्योंकि मैंने चाल ही ऐसी चली थी कि जिसमें मेरी हार किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं थी। मैं कृति का भरोसा हासिल कर चुका था। लास्ट टाइम पर उसे माफ़ी मंगवाने से बचाकर उसकी इज्जत को जैसे मैंने जलील होने से बचाया था, उसका एहसान वो अपने दिल पर महसूस कर रही थी। ये वही लड़की थी जिससे मैं बात करता तो वो डर महसूस नहीं करती थी, बल्कि खुश हो जाती थी। और अब मुझसे फ़ोन पर भी घंटों बातें करती थी और गुस्सा भी नहीं करती थी। लेकिन जब भी मैं उससे बात करता तो मेरे अंदर बदले की आग भड़कने लगती थी। दिन रात मेरे दिमाग में एक ही प्लान घूमता रहता था, कृति को किडनैप करना और उससे उस बेइज्जती का मजा चखाना जिसका सामना मैंने किया हुआ था। मैंने कई दिन गौर किया था कि फिर एक दिन जब मुझे मौका मिला, मैंने अपने प्लान पर अपना काम करना शुरू कर दिया था। मैं अपने प्लान के मुताबिक काफ़ी दिनों से कृति की यूनिवर्सिटी आने और जाने के मामलात पर नज़र रखे हुए था। और फिर एक दिन मैं उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच गया था। और जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो मुझे देखकर हैरान रह गई थी और कहने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा, अरे मेरे दोस्त यहाँ पर हैं तो सोचा कि उसको पिक कर लूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक साया लहराया, जैसे उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। वो एकदम से बोली, लेकिन मेरी तो गाड़ी आती है। मैंने कहा, हाँ हाँ गाड़ी ज़रूर आती होगी, मैंने कब इनकार किया है, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ इसलिए तुम मेरे साथ चलोगी। अंकल जी और आंटी जी भी हमारे घर आए हुए हैं तो उन्होंने ही मुझे तुम्हें लेने के लिए कहा है। वो परेशान होकर बोली, मम्मी पापा आपके घर क्या कर रहे हैं, सब ठीक तो है। मैंने कहा, क्यों, मुंशी अंकल हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, क्या वो हमारे यहाँ नहीं आ सकते क्या? वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी यूनिवर्सिटी टाइम पर कभी भी मम्मी घर से बाहर नहीं जाती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये टाइम मेरे आने का है, तो इसलिए मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा, अरे इसमें हैरानी वाली क्या बात है, अब मैं आ गया हूँ तो मेरे साथ चलो। वो मेरी बात सुनकर विश्वास करते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई थी। कृति मेरे धोखे में आ चुकी थी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि किसी ने मुझे कृति के साथ नहीं देखा और ना ही किसी को पता चलेगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से सड़कों पर गाड़ी भगाने लगा था कि अचानक कृति चौंकी कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता तो हमारे गांव की तरफ नहीं जाता। मैंने जल्दी से उसे बात बनाते हुए कहा कि ये शॉर्टकट है और इस शॉर्टकट वाले रास्ते से हम जल्दी गांव पहुंच जाएंगे। मेरी बात पर उसने विश्वास कर लिया था। अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे थे।
मैंने गाड़ी कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ ली थी। उस समय मेरी धड़कन तेज थी। मैं अपनी मंजिल के कुछ कदम की दूरी पर था और बार बार मैं खुद को यकीन दिला रहा था कि कृति से बदला लेने के लिए थोड़ा सा ही समय रह गया है। मैं शहर के रास्ते से बहुत दूर निकल चुका था और अपनी जीत का एहसास मेरे अंदर बढ़ने लगा। तभी अंतिम समय में मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने फौरन मोबाइल निकाल कर देखा तो हैरान रह गया था। स्क्रीन पर मेरे गांव में रहने वाले एक पुराने दोस्त की कॉल थी। उसका नाम आकाश था और वो कृति का कजिन भी था। ये इस समय मुझे कॉल क्यों कर रहा है? मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी करते हुए सोचा। परेशानी से मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। अपनी कामयाबी के इतने करीब पहुंचकर मैं नाकामी देखना नहीं चाहता था। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ कॉल अटेंड की तो आकाश ने हाय हेलो करने के बाद मुझसे पूछा कि तुम और कृति इस समय कहाँ जा रहे हो। उसके इस गैर उम्मीदी सवाल के लिए मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसको कैसे पता चला कि मैं कृति के साथ हूँ? मैंने झुंझलाते हुए सोचा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने जल्दी से गाड़ी रोकी और दिल ही दिल में परेशान हो गया था। मैंने हड़बड़ाकर उसे जवाब दिया, हम बस घर ही आ रहे हैं। तो वो बोला, चलो ठीक है, तुम लोग आराम से आ जाओ। दरअसल आज मुझे चाचा जी ने कहा था कि मैं जाकर यूनिवर्सिटी से कृति को ले आऊं, लेकिन चलो अच्छा है तुम उसे ले आए हो। मैं भी यूनिवर्सिटी पहुंच गया था। तुम लोगों से थोड़ी ही दूरी पर था। मैंने कृति को तुम्हारी गाड़ी में बैठते हुए देखा तो सोचा तुम्हें फ़ोन करके बता दूं। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। लेकिन मैं अपने प्लान के मिट्टी में मिलने पर अंदर ही अंदर जल रहा था। गुस्से से मेरी हालत बुरी हो रही थी। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि कामयाबी के इतने नज़दीक पहुंचकर नाकामयाबी मेरा मुंह चढ़ाएगी। अगर मैं चाहता तो सिर्फ 10 मिनट में फार्म हाउस पहुंच जाता और वहां पर कृति को मुझसे बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब मैं अपने प्लान पर फोकस नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा दोस्त जो कृति का कजिन भी था उसे पता चल चुका था कि कृति मेरे साथ है। ऐसे जज्बात में आकर कोई भी उठाया जाने वाला कदम मुझ पर भारी पड़ जाता और मैं जानबूझकर खुद को गड्ढे में धक्का नहीं दे सकता था। कृति जो मेरे साथ गाड़ी में बैठी हुई थी वो मेरे चेहरे पर परेशानी को देखकर फिक्रमंद होकर बोली, क्या बात है विशाल, आप इतने परेशान क्यों हैं? किसकी कॉल थी? सब ठीक तो है ना? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, आकाश की कॉल थी, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे बता दिया है कि हम थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं। मेरी बात सुनकर कृति खामोशी से बाहर देखने लगी, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि इस समय मेरे दिल में क्या चल रहा है। मेरा प्लान इतना आसानी से मिट्टी में मिल गया, जिसका मुझे बेहद अफसोस था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अचानक मैंने गाड़ी होटल के पास रोकी तो कृति ने मेरी तरफ हैरानी से देखा। मैंने कहा, हम पहली बार घर से बाहर निकले हैं तो क्यों ना इस खुशी में एक कप कॉफ़ी पी लें। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी थी और फिर मैं उसे लेकर होटल के अंदर गया और 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर की। मेरा दिमाग इतनी तेज़ी से काम कर रहा था कि मैंने एक आखिरी तीर चलाने का फैसला किया और कृति से मोहब्बत का इजहार कर डाला। कृति मेरी बात सुनकर हैरानी से अपनी आंखें फटफटाकर मुझे देखने लगी। मैंने उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की और कोई कंडीशन मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसे बताया कि जब मैंने पहली बार उसे देखा तो देखते ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और इसी मोहब्बत की वजह से मुझसे ऊट-पटांग हरकतें भी हो रही थी। मैंने कहा, अगर तुम राजी हो तो मैं अपने माता पिता को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेज दूंगा। मेरी बात सुनकर वो बोली कि मैंने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा। उसकी बात सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे क्योंकि मेरे लिए ये आखिरी चांस था। अगर ये भी हाथ से निकल जाता फिर उससे बदला लेने का और कोई मौका मुझे नहीं मिलता। मैंने धीरे से उससे कहा कि तुम मुझे उस नज़र से देखो या ना देखो, लेकिन मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। वो उलझी उलझी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि एक बार उसकी मेरे साथ शादी हो जाए फिर मैं उसे अपने बदले का ऐसा निशाना बनाऊंगा कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वो रोज़ अपने मरने की प्रार्थना करेगी, लेकिन उसके लिए ज़िंदगी जीना दुश्वार हो जाएगी। मैंने अपनी फर्जी मोहब्बत का इजहार कृति से तो कर दिया था। अब अगला रास्ता माँ और पिताजी को उसके घर भेजना था, जो कि जाहिर है कि इतना आसान नहीं था क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि माँ पिताजी अपने घर के मुंशी की बेटी से मेरी शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, बल्कि वो तो मेरी शादी किसी अमीर घर की लड़की से कराना चाहते थे। मैंने चांस लेने का सोचा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा ये फैसला माँ और पिताजी के लिए स्वीकार करने काबिल नहीं होगा।
जिस समय मैंने माँ के सामने ये बात की कि मैं कृति से शादी करना चाहता हूँ, माँ तो मेरी बात सुनकर हक्का बक्का ही रह गई थी और फिर बेहद गुस्से से बोली, तुम जानते हो कि तुम क्या बात कर रहे हो? तुम उस लड़की से शादी करने की ख्वाहिश कर रहे हो जिसने भरी महफिल में तुम्हें सबके सामने जलील करके रख दिया था। तुम उसे अपनी धर्म पत्नी कैसे चुन सकते हो? अरे गांव में एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं जो कृति से भी ज्यादा सुंदर और रिश्तों का लिहाज करती हैं। तुम कृति जैसी चालाक लड़की को अपने लिए क्यों चुन रहे हो? मुझे तो वो कभी अच्छी नहीं लगी। हाँ, वो कोमल की दोस्त थी, मगर कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा उसे पसंद कर लेगा। माँ की बात सुनकर मैं उलझन का शिकार हो गया था। मैंने माँ से कहा कि माँ, अगर वो आपको अच्छी नहीं लगी तो यह आपकी प्रॉब्लम है, मुझे तो अच्छी लगती है और जिंदगी मुझे गुजारनी है तो अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव भी मैं ही करूँगा। माँ कहने लगी, भगवान जाने तुम्हें उसमें क्या नजर आ गया है। मैंने तो कभी भी कृति को अपनी बहू की नज़र से नहीं देखा और उस हादसे के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस लड़की पर भरोसा किया जाए। शादी से पहले उसके ये हालत है तो ना जाने शादी के बाद ये क्या गुल खिलाएगी। वैसे भी मैं कई बार तुम्हारे पिता से कह चुकी हूँ कि उसको पिता को नौकरी से निकाल दे, हिसाब किताब किसी और के हाथ में दे दे, मगर तुम्हारे पिता को उसका बाप पसंद है और बेटे को बेटी पसंद आ गई है। इतना कहकर माँ कमरे से उठकर चली गई थी तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मैं जब भी अपने बदले की कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर कामयाबी के नज़दीक पहुँचने वाला ही होता था तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। अब सब कुछ तय था, लेकिन माँ बुरी तरह से बिगड़ गई थी और किसी भी हाल में वो कृति के घर रिश्ता ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। फिर मैंने पिताजी से कहा कि वो माँ को मनाएं, तो पिताजी ने कहा कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ जब किसी बात की ठान ले तो वही होता है जो वो चाहती है। पिताजी की बात सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गया था। कृति के रिश्ते को लेकर हमारे घर में बहुत तनाव पैदा हो गया था। माँ ने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था, जबकि मैं ये चाहता था कि जल्द से जल्द मामला हल हो जाए और कृति मेरे हाथ लगे, मेरे बदले की आग ठंडी हो। लेकिन माँ मेरे सामने किसी दीवार की तरह आकर खड़ी हो गई थी। जब मुझे ये लगा कि माँ किसी भी हाल में नहीं मानेंगी तो मैंने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया था कि अगर आप मेरा रिश्ता कृति के साथ नहीं करेंगी तो फिर मेरे पास दो ही रास्ते हैं कि या तो मैं जहर खा लूँगा या फिर मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए यूके चला जाऊँगा। मेरी बात सुनकर माँ ने नाराज़ होते हुए कहा था कि अब तुम हमें इस तरीके से परेशान करोगे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके सामने सॉल्यूशन रख रहा हूँ। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उनमें से कौन सा सॉल्यूशन सिलेक्ट करना चाहती हैं। माँ ने नाराजगी भरे अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत पछताओगे। कृति तुम्हारे लिए किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं है। अरे कहाँ हम और कहाँ वो मुंशी और उसकी बेटी। उसकी बेटी क्या तुम्हारे साथ भलाई करेगी? तुम क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हुए हो? मैंने झुंझलाकर कहा, माँ अगर कुछ बुरा होगा तो मेरे साथ होगा ना। आप प्लीज़ मेहरबानी करके अपनी जिद छोड़ दीजिए, वरना फिर आपको मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। मेरी ये धमकी काम कर गई थी और माँ रोने लगी। फिर कहने लगी, खबरदार, जो आइंदा ऐसी बात कही। तुम मेरे इकलौते बेटे हो और हमें तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं है। माँ ना चाहते हुए भी मेरी खुशी की खातिर कृति का रिश्ता मांगने के लिए उसके घर चली गई थी, तो मुंशी जी ने खुशी खुशी कृति से पूछे बिना ही फौरन रिश्ता स्वीकार कर लिया था। जाहिर सी बात है, वो गांव के सरपंच और सबसे अमीर आदमी के पढ़े लिखे और हैंडसम बेटे के रिश्ते से कैसे इनकार कर सकते थे। इस तरह हमारी झटपट मंगनी तय हो गई थी। मैं कृति तक पहुंचने का रास्ता तो पूरी तरह से तय कर चुका था, बस अब मुझे अगले रास्ते का इंतजार था। जब वो मेरी पत्नी बनकर मेरी जिंदगी में शामिल होगी तो मैं अपने सीने में लगी आग ठंडी करूंगा। मुझे उस वक्त का बेसब्री से इंतजार था। कृति के माता पिता ने हमसे शादी के लिए 1 साल का समय मांगा, तो मैंने माँ और पिताजी से साफ कह दिया था कि हमें किसी तरह का कोई दहेज नहीं चाहिए। ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ है, बस जल्द से जल्द शादी का इंतजाम कीजिए ताकि मैं कृति को लेकर यूके चला जाऊं, क्योंकि मेरी जॉब वहां पर हो गई है। जब मेरी ये बात उसके माता पिता ने सुनी तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और कृति के साथ मेरी शादी तय हो गई थी। ये सच था कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था और मुझे उम्मीद थी कि मेरी जॉब जल्द से जल्द यूके में हो जाएगी, लेकिन कृति को अपने साथ ले जाने वाली बात मैंने हवा में ही छोड़ दी थी। मेरा इरादा था कि उससे शादी करने के बाद मैं उसे अपने पेरेंट्स की सेवा करने के लिए यहाँ छोड़ दूंगा
और खुद यूके चला जाऊंगा, जहां पर किसी गोरी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी मजे से गुजार लूंगा। कृति से मेरी शादी तय हो गई तो मुझे विश्वास था कि ये सब कृति की मर्जी के खिलाफ हुआ है, लेकिन मेरी तो ख्वाहिश पूरी हो गई। और अब जब वो मेरी पत्नी बनकर मेरे कमरे में बैठी थी तो बदले की चिंगारी और भी भड़क उठी। शादी की रात मैंने कृति को दुल्हन के कपड़ों में अपने बेड पर बैठे हुए देखा तो वो इतनी सुंदर लग रही थी कि एक लम्हे के लिए तो मैं ठिठक गया था, लेकिन फिर दिल में दोबारा वही बदले की आग भड़क उठी थी। मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि कृति को वो सब कुछ महसूस करवाऊं जो मैंने महसूस किया था। मेरे कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़े, जैसे मेरे इरादे मुझे खुद ही खींच रहे हों। मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि अब उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा और उसकी आंखों में वो बेबसी देखूंगा जो मैंने उस दिन देखी थी। मगर जैसे ही मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, अचानक मेरे शरीर में एक अजीब सी कंडीशन पैदा हुई। मेरी टांगों में बहुत तेज दर्द उठा और पूरे शरीर में झटके आने लगे। एक पल में मैं जमीन पर गिर पड़ा था। ये ऐसा लम्हा था जब सब कुछ मेरे सामने धुंधला सा हो गया था। मैं पैरालाइज का शिकार हो चुका था और मेरी दुनिया पल भर में बदल गई थी। जब मैं जमीन पर गिर पड़ा तो अपने आप को लाचार महसूस कर रहा था। तब मेरी नजरें कृति पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो घबराकर मेरी तरफ दौड़ते हुए आई थी, मेरे पास घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर बेहद परेशानी और डर था। उसने मुझे झंझोड़ा और बार बार मेरा नाम लेकर पुकारने लगी। विशाल, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? भगवान के लिए कुछ तो बोलो। कृति के आंसू मेरे चेहरे पर गिरने लगे। मैं बेबसी से उसे देख रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सवाल जन्म ले रहा था। ये वही कृति है जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, तो फिर ये मेरे लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है? ये सवाल मुझे अंदर से तोड़ने लगा था, लेकिन मेरा शरीर इतना बोझल हो चुका था कि मैं बोलने के काबिल भी नहीं था। कृति की यह हालत मेरे लिए एक निशानी बन गई थी। वो मेरी हालत पर रो रही थी, जैसे मैं उसके लिए बहुत अहम हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे और उसी दौरान मैं बेहोश हो गया था। जब मैं होश में आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया था। मेरे शरीर का एक हिस्सा लाचार हो चुका था और मैं अपने हाथ पांव हिला नहीं पा रहा था। लेकिन एक बात ने मुझे हैरान कर दिया था। कृति मेरे सिरहाने बैठी हुई थी। वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी, मेरे लिए परेशान थी। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत और सेवा करने का जज्बा था, जिसे देखकर मैं अंदर से टूट गया था। वो लड़की जिसको मैं अपने बदले का निशाना बनाना चाहता था, वो मेरी बदतरीन हालत में भी मेरे साथ खड़ी थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया, तब भी वो मेरी देखभाल करती रही। वो मुझे दवाई टाइम पर दिया करती थी और मेरी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। वो मेरे साथ उस समय भी खड़ी रही जब मैं खुद अपने वजूद से मायूस हो चुका था। उसकी इतनी सेवा ने मेरे दिल में मौजूद बदले की आग को पूरी तरह से ठंडा कर दिया था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, कृति के साथ गुजरा हुआ हर लम्हा मेरे दिल की फीलिंग्स बदलती चली गई। पता ही नहीं चला कि मेरी नफरत और गुस्सा जो मेरे अंदर भड़क रहा था, अब मोहब्बत में कैसे बदल गया। मैंने जान लिया था कि कृति वो नहीं जो मैंने हमेशा सोचा था, बल्कि वो एक मजबूत मोहब्बत करने वाली पत्नी है। कृति ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत ताकत से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इज्जत और वफादारी से जीती जाती है। वो लड़की जिससे मैं बदला लेना चाहता था, उसने अपनी मोहब्बत और सेवा से मेरे दिल को जीत लिया था। और अब मैं समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत वो होती है जिससे आप किसी के दिल को मोहब्बत से जीते, ना कि नफरत से। कृति की बेपनाह सेवा और मोहब्बत का ही नतीजा था कि मैं बहुत जल्द रिकवर होने लगा। उस पल मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि अगर मैं जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो मैं कृति को जिंदगी की हर खुशी दूंगा। लेकिन मैं आज भी अपनी सोच पर शर्मिंदा हूँ कि मैं क्यों उससे बदला लेना चाहता था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।